हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा कवर कर लिया था, तो ज़रूर से वो पहले 3 लेक्चर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्कोप ऑफ द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द चार्ज अंडर दिस हेड एंड द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ कवर अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। इंट्रोडक्शन। Income from house property is one of the 5 head of the income defined under the section 14 of the Income Tax Act 1961। तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन करा था हमारे जो थियरी लेक्चर्स थे वहाँ पे कि 5 हेड्स है इनकम के, तो उनमें से एक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आज हम कवर करने वाले। दिस हेड डील्स विद स्पेशली विद द रेंटल इनकम और द नोशनल इनकम डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पर्सन वेदर रेसिडेंशियल और द कॉमर्शियल, नॉट यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन बाय द ओनर। ठीक है, तो ये स्पेशली जो सेक्शन है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो ये हेड है स्पेशली डील करती है रेंटल इनकम से एंड द नोशनल इनकम से। या तो रेंट पे मिली हुई इनकम या तो मिल सकती है, वो फेयर वैल्यू गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करी है हम उसको बोलेंगे नोशनल इनकम। तो उन दोनों के बीच को हम बोलेंगे कि जितनी इनकम आपको अर्न हुई है वो रेंटल इनकम या तो नोशनल इनकम में काउंट करके हमने कैलकुलेशन करेंगे। वहाँ पे जो पर्सन है वो मेन तो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, वेदर इज़ रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल को दोनों हो सकती है, लेकिन वो एक शर्त ये है कि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ ना करी हुई हो। अगर उसके लिए यूज़ करेंगे तो वो पीजीबीपी की इनकम में आएगी जो हम उस चैप्टर्स में कवर करेंगे। इट एंश्योर दैट एनी इनकम फ्रॉम द ओइंग बिजनेस और लैंड अटैच टू द बिल्डिंग इज प्रॉपर्ली टैक्सेड even if a property is not actually rented but is capable of generating income। एक्चुअल में अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं भी गई है लेकिन फिर भी अगर उस पे से हम गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस पे से इनकम जनरेट हो सकती है तो भी उस पर हम इनकम टैक्स लगाएंगे, जहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसके कैलकुलेशन भी आएगी। लीगल प्रोविजन क्या करता है? सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट स्टेट दैट द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी consisting of any building or land apartment thereto of which the assessee is the owner shall be chargeable to the income tax under the head of the income from house property except such portion as the owner may occupy for the purpose of any business or the profession carried on by him, the profit of which are the chargeable to the income tax। ठीक है, तो ये पूरा लीगल प्रोविज़न यही कह रहा है कि उसका अगर वो उस ओनर के पास कोई बिल्डिंग है या लैंड अपार्टमेंट है तो वहाँ पे उसको पूरे साल के लिए उसको जितनी भी कैलकुलेशन उसकी एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उस प्रॉपर्टी की, तो उस पे से हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को काउंट करना है, एक्सेप्ट कि वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उसने कुछ कैरी करी हो। उसके अलावा के सभी चीज़ें एनुअल वैल्यू हम उसके काउंट करेंगे और उस पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको टैक्स लगेगा। स्कोप ऑफ द हेड क्या है? एप्लीकेबल टू द बिल्डिंग ओनली, जहाँ पे हाउस, फ्लैट, ऑफिस एंड वेयर हाउसेज कवर होते हैं। इंक्लूड द लैंड अपार्टमेंट भी आ जाता है टू द बिल्डिंग, लाइक द गैरेज हो गया, गार्डन हो गया, बैकयार्ड, ये सब भी इसमें कवर हो जाएगा। इनकम इज टैक्सेबल इवन इफ द प्रॉपर्टी इज वैकेंट और नॉट लेट आउट बेस्ड ऑन द डीम्ड रेंटेड वैल्यू। तो ये भी इन डिटेल में सब आएगी कि डीम्ड वैल्यू, रेंटेड वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी इज वैकेंट मतलब क्या, तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो अगर इनकम तो भी लगेगी, टैक्स तो भी लगेगा इफ़ प्रॉपर्टी इज़ वैकेंट, मतलब वो खाली प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कोई रह भी नहीं रहा है, रेंट भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी उस पर लगेगा बेस्ड ऑन द डीम्ड रेंटेड वैल्यू। द टैक्सेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द ओनरशिप नॉट द यूसेज। ठीक है, ओनरशिप पे बेस पे लगती है, आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं, अनलेस ए यूज़ फॉर द ओन बिजनेस, सिवाय कि आप खुद के लिए वो बिज़नेस का मतलब जो प्रॉपर्टी है उसका बिजनेस के लिए आप खुद से इस्तेमाल कर रहे हो। What is charge under this head? According to the section 22 of the Income Tax Act 1961, following is the charge: the annual value of the property consisting of any building or land apartment thereto of which is assessee is the owner shall be chargeable to the income tax under the head of the income from the house property। तो इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी? जहाँ पे बिल्डिंग, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पज़ की, एंड लैंड अपार्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग लाइक द गार्डन, पार्किंग एक्सेट्रा। कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड है इस चार्जिंग सेक्शन में? ओपन प्लॉट्स ऑफ द लैंड लाइक द नॉट अटैच एनी टू एनी बिल्डिंग, income from business or use of the property like the taxed under the profit and gain of the business or profession। सबलेटिंग हाउस लेटिंग इनकम, जहाँ पे टैक्सेड अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ़ नॉट ओनर। ठीक है, सबलेटिंग मतलब ए ने बी को भाड़े पे रखा और बी ने किसी सी को भाड़े पे रखा, ठीक है, तो सबलेटिंग की इनकम है उसको हमने इस हेड में अकाउंट नहीं करते क्योंकि ये ओनरशिप के बेस पे है, जबकि बी ओनर नहीं है, उसने वो यूज़ कर रहा है और उसकी किसी और को उसने भाड़े पे लगा दिया, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट हो जाएगी।
फिर कंडीशन क्या है इस सेक्शन को चार्ज करने के लिए, तो कंडीशन नंबर 1 है कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। तो द प्रॉपर्टी शुड बी द बिल्डिंग होनी चाहिए रेसिडेंशियल कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। लैंड अपार्टमेंट मीन्स लैंड अटैच्ड एंड यूज इन बिल्डिंग लाइक द गार्डन, पार्किंग स्पेस, कंपाउंड एक्सेट्रा। एंड ओपन लैंड विदाउट द बिल्डिंग इज़ नॉट कवर्ड, तो ये कवर नहीं होती, ये हमने याद रखनी है। लाइक अगर हम देखें कि अ हाउस विद द गार्डन and parking space, yes, taxable under this head, or a vacant plot of the land given on the rent, तो no, not cover here because the tax under the income from the other source। तो जो vacant plot है of the land given on the rent, ये इसमें कवर नहीं होगा, वो income from other source में कवर होगा। वे कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रही है, तो असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लाइक दिस अ पर्सन मस्ट बी लीगल ओनर, बेनिफिशियली ओनर और द डीम्ड ओनर अंडर द सर्टेन सेक्शंस। लाइक वो पर्सन है जो जिस पे ये सेक्शंस चार्ज हो रहे हैं, तो वो लीगल ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, या फिर बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, या तो डीम्ड ओनर होना चाहिए। डीम्ड ओनरशिप में क्या क्या होती है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब किसी ओनर ने अपने स्पाउस या फिर अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब उसने ऐसे ही गिफ्ट की तरह उसको दिया है, उसके बदले में उसको कुछ पैसे नहीं मिले, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई, तो उसको भी हम डीम्ड ओनरशिप की तरह काउंट करेंगे। फिर होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट, जहाँ पे वो मतलब कोई बिल्डिंग का ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो उस हिस्से का वो ऑनर है। या फिर मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अलोटेड अ फ्लैट, या तो वो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है जहाँ पे उसको फ्लैट अलॉट हुआ है, या तो लीज होल्ड राइट फॉर द मोर देन 12 ईयर, या तो उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जिसको 12 साल से ज़्यादा की उसके पास लीज ऑनर उसका है। तो ये दो सेकंड नंबर की कंडीशन है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो लीगल ओनर में मिस्टर ए ओन द फ्लैट एंड गिव इट ऑन द रेंट फॉर 20,000 पर मंथ, ही विल बी द टैक्सेड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। And Mr. B is a tenant and sublend this property to someone else since he is not the owner. Rental income is not taxed under this head but under the income from other source। तो ये दो एग्जांपल्स हमने समझा कि फर्स्ट लीगल ओनर है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा, जबकि दूसरा तो टेनेंट है फिर भी उसने किसी और को सबलेंड करा है प्रॉपर्टी को, तो वो रियल ओनर नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो काउंट होगी। कंडीशन नंबर 3 कहती है प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूज बाय द ओनर फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन, ये होनी चाहिए। इफ़ द प्रॉपर्टी यूज बाय द ओनर फॉर देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, द इनकम फ्रॉम इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ठीक है, वो अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो भी इसमें ऐड नहीं होगी, वो काउंट होगी पीजीबीपी की इनकम में। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। Like Mr. C owns the shop and runs general stores from it. The shop is used to his own business, so no income is taxable under the house property. The value of this property is considered under the business asset, not the rental इनकम। तो वो बिजनेस इनकम की बिजनेस असेट की तरह काउंट होगी, ना कि रेंटल इनकम की तरह। हाउएवर इफ मिस्टर सी रेंट आउट द शॉप टू समवन एल्स दैट द रेंट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिवाय कि आप वही जहाँ पे वो खुद शॉप चला रहा है अभी किसी और को चलाने देगा, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो रेंट काउंट होगा। फिर टाइप्स क्या है इस प्रॉपर्टी के कवर्ड अंदर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो फर्स्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एसओपी। ठीक है, ये इन डिटेल पे आएंगी, यहाँ पे हम ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। अ प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज बाय द ओनर फॉर देयर ओन रेसिडेंस। ठीक है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड जहाँ पे वो और देयर फैमिली मतलब खुद से वो रह रहे हैं, वो भाड़े पे नहीं रह रहे हैं, नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर। इसके की पॉइंट ये है कि अप टू द 2 हाउसेज कैन बी ट्रीटेड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड एज पर द फाइनेंस एक्ट 2019। एनुअल वैल्यू इज नील मीन्स टू द नो नोशनल रेंट इज टैक्सेबल। ठीक, तो एनुअल वैल्यू नील आ जाएगी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगना है। आपके पास अगर 4 हाउस है तो 4 में से हमने 2 काउंट करना है, वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। डिडक्शन कितनी मिल जाएगी वहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन होम लोन वहाँ पे लिया हुआ है तो मैक्सिमम 2 लाख तक की वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नो डिडक्शन फॉर म्यूनसिपल टैक्सेस एज पर एनुअल वैल्यू इज़ नील। लाइक अगर मिस्टर ए ओन द 1 फ्लैट एंड लिव्स इन इट, दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, द एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी नील। एंड इफ ही हैज़ टेकन अ लोन ही कैन क्लेम रिडक्शन अप टू 2 लाख फॉर द इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अगर वो खुद ही उस घर पे रह रहे हैं और उनको अगर लोन ले रहे हैं होम लोन, ठीक है, तो वो 2 लाख तक के 2 लाख उनको फ्लैट वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी और उनको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी पे करना नहीं है।
फिर लेट आउट प्रॉपर्टी अगर देखें तो प्रॉपर्टी दैट इज एक्चुअली रेंटेड आउट आइदर होली और पार्टली ड्यूरिंग द प्रीवियस है। तो लेट आउट में यही है जहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर उसके काउंट करें इक्वल टू हायर ऑफ, तो मैक्सिमम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट एट द एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट बेस्ड ऑन द म्यूनसिपल वैल्यू और द फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल, तो दोनों में से जो हायर होगी हम वो काउंट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में। एंड डिडक्शन कौन सी मिलेगी यहाँ पे, म्यूनसिपल टैक्स इफ पेड बाय द ओनर एंड द स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एंड द इंटरेस्ट ऑन होम लोन फुली अलाउड यहाँ पे है। तो ये 3 पॉइंट हमने याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है म्यूनसिपल टैक्स अगर ओनर ने पे करा है तो ही डिडक्शन में आएगा, अगर टेनेंट ने पे करा है तो नहीं आएगा। फिर लाइक मिस्टर बी ओन्स अ फ्लैट एंड गिव इट ऑन द रेंट फॉर द 15,000 पर मंथ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 एज पर द 15,000 इंटू 12 12 महीने के हिसाब से। एंड ही कैन डिडक्ट म्यूनसिपल टैक्स 30% ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम दिस अमाउंट। Third and deemed to be let out property, like if person owns more than 2 houses, only 2 can be claimed as a self-occupied and the rest is deemed to be let out even if it is not actually rented. फिर अगर वो दोनों 2 हाउस है उसके और एक में वो रह रहा है और बाकी में नहीं रह रहा है, फिर भी उसको हम काउंट करेंगे द डीम्ड टू बी लेट आउट। नोशनल रेंट इज कंप्यूटेड एज इफ़ द प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट। नोशनल रेंट यहाँ पे आ जाएगा काउंट करने में, ठीक है, कि अगर उसकी गवर्नमेंट वैल्यू निकाले उसकी फेयर रेंट, अगर वो भाड़े पे नहीं है, अगर वो भाड़े पे होता तो कितना रेंट होता, तो वो हम उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड अज्यूम करी हुई नोशनल रेंट। एनुअल वैल्यू इज टैक्सेबल लाइक द लेट आउट प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू इस तरह से काउंट होगी। एंड दिस इज डन ऑन द प्रिवेंट द टैक्स अवॉइडेंस बाय कीपिंग मैनी हाउसेज एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये इसीलिए काउंट होती है कि बहुत सारे लोग सभी घर जितने भी घर हैं उन सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड काउंट ना कर ले, इसलिए इसको ये लाया गया है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। लाइक मिस्टर सी ओन द 3 रेसिडेंशियल हाउस जहाँ पे यूज़ द 2 फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एनुअल वैल्यू हो जाएगी नील। थर्ड हाउस को हम वैकेंट है, वहाँ पे कोई इसको भाड़े पे नहीं लगा है, फिर भी उसको करेंगे हम ट्रीट डीम लेट आउट, नोशनल रेंट इज़ टैक्सेबल, ठीक है, तो वहाँ पे फिर भी नोशनल रेंट आ जाएगा। फिर पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो 1 पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज यूज फॉर द ओन रेसिडेंस एंड अदर पोर्शन इज लेट आउट। तो टैक्स कहाँ कैसे ट्रीट करेंगे, तो पोर्शन यूज फॉर द सेल्फ वहाँ पे हो जाएगी एनुअल वैल्यू नील एंड द पोर्शन लेट आउट हो जाएगी तो वो हो जाएगी लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह, उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब आधा ये घर का जैसे एग्जांपल है, मिस्टर डी ओन्स द डुप्लेक्स हाउस जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर इज रेंटेड एंड फर्स्ट फ्लोर इज यूज बाय हिम, द इनकम फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर इज टैक्सेबल बाय द फर्स्ट फ्लोर इज नील वैल्यू। वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या है, जहाँ पे प्रॉपर्टी दैट इज इंटेंड टू बी लेट आउट बट रिमेन वैकेंट फॉर द पार्ट और द होल ऑफ द ईयर, ठीक है, पूरे साल या तो साल का कुछ मंथ ऐसे है कि जो खाली रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या है कि इफ़ द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट अर्लियर एंड वैकेंट फॉर द सम टाइम द एक्चुअल रेंट रिसीव इज टैक्सेबल। तो जितना रेंट मिला है उसको हम टैक्स करेंगे, जैसे कि देखो मिस्टर ई हैड द रेंटेड इज फ्लैट 20,000 पर मंथ बट रिमेन वैकेंट फॉर द 3 मंथ। तो जितना मिला है 9 मंथ का मिला है तो 9 मंथ काउंट करेंगे एंड ही विल बी टैक्सेड ऑन 1,80,000 नॉट ऑन द 12 मंथ इफ वैकेंसी इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इफ इट इज इंटेंड टू बी लेट आउट बट नॉट लेट आउट एट ऑल एक्सपेक्टेड रेंट बिकम द टैक्सेबल। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।